भाग्यवान, इस बार जब हमारे दोनों बच्चे घर आएंगे तो मैं संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा। राम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी शारदा जी से कहा तो शारदा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, नहीं जी, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने संपत्ति का बंटवारा कर दिया तो फिर हमारे बच्चे कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे। आप तो जानते हैं कि हमारे बच्चों को हमसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस हमारी संपत्ति का लालच है, जिसकी वजह से वो हमसे मिलने आते हैं। जब आपने उन दोनों को अलग कर ही दिया है तो फिर अब संपत्ति को बांटने से क्या मतलब है। शारदा जी एक तरह से उनको अलग करने के लिए राम प्रसाद जी को ताना मार रही थी। अगर बंटवारा करना ही था तो तभी कर देते जब हमारे बच्चे इस घर में रहते थे। क्या पता बंटवारा करने के बाद वो हमारे साथ अच्छी तरह से रह भी लेते और हमारा पोता मोनू भी हमसे दूर नहीं जाता। शारदा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि वो लोग इस घर के साथ और ज़मीन के साथ क्या करना चाहते थे। ये घर और ज़मीन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, इसीलिए मैंने उन दोनों को नहीं दिया। और आज भी मैं सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का बंटवारा करने के लिए कह रहा हूँ। घर का बंटवारा तो मैं अभी भी नहीं करूँगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। जब तक ये घर और हमारी एफडी हमारे पास है तब तक हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उन दोनों की नज़र तो मेरी 30 लाख की एफडी पर है। उनको हमारी संपत्ति से इतना लालच है कि वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे बच्चों को हमसे तो कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस हमारी संपत्ति से मतलब है। कहते हुए शारदा जी रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई और इधर राम प्रसाद जी अपने अतीत के गलियारों में खो गई। पिताजी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दोनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों भाइयों के बीच बंटवारा कर दीजिए और हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि घर का राशन पानी मेरे पति लेकर आते हैं। आखिर हम दोनों इन्हें कब तक खिलाते रहेंगे? इनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। राम प्रसाद जी की छोटी बहू अनीता ने तंज कसते हुए कहा। तभी उनकी बड़ी बहू सुनीता बोली, अनीता, तुमको नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो? घर का राशन पानी देवर जी नहीं लाते, बल्कि जो भी राशन पानी आता है उसका पूरा पैसा पिताजी देते हैं, इसीलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दीदी, अगर पिताजी एक बार राशन पानी के पैसे दे देते हैं तो क्या फिर उसके बाद कोई राशन पानी नहीं आता? घर में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, दूध के, बिजली के, और काम करने वाली बाई को भी पैसे देने होते हैं। वो सब कहाँ से आता है? आपको पता है वो पूरा का पूरा पैसा मेरे पति राजेश ही देते हैं। तभी शारदा जी बीच में बोल पड़ी, नहीं नहीं छोटी बहू, दूध और बिजली का बिल तो मैं देती हूँ तुम्हारे पिताजी की पेंशन से। हाँ, और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब राजेश करता है, जैसे कि सब्जी फल वगैरह लाना। यदि घर में और भी कोई सामान ख़त्म हो जाए तो वो भी राजेश लेकर आता है। ये बिल्कुल सही बात है। कहते हुए शारदा जी बड़ी बहू की तरफ देखकर बोली, बड़ी बहू, तुमको छोटी बहू की ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि घर में खर्चे में तुम लोगों की तरफ से 1 रुपया भी नहीं आता। ये बात सुनकर छोटी बहू अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मन ही मन में सोचने लगी कि उसकी सासू माँ उसकी तरफ है, लेकिन शारदा जी किसी की भी तरफ नहीं थी। उन्होंने तो वही कहा था जो सच्चाई थी। अब सुनीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। माँ जी, आप देवरानी की साइड लेकर सही नहीं कर रही हैं। माना कि वो लोग थोड़े बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन घर में खाना पीना तो मैं ही बनाती हूँ। मैं आपको रोज़ खाना बनाकर खिलाती हूँ, तो क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बड़ी बहू, खाना पीना तुम अकेले नहीं बनाती हो, उसमें छोटी बहू भी तुम्हारी मदद करती है, और कभी कभी तो मैं भी तुम दोनों की मदद करती हूँ। तुम दोनों मुझे अच्छे से याद करके बताओ कि कितने दिनों से तुम दोनों ने मुझे सुबह की चाय बनाकर नहीं दी। ऐसा भी नहीं है
कि हम दोनों सुबह जल्दी उठकर बैठ जाते हों और तुम्हें परेशान करते हों। हम लोग भी तुम्हारे साथ ही उठते हैं, लेकिन तुम अपने पतियों के लिए चाय बनाकर ले जाती हो, लेकिन हमारे लिए चाय बनाना तो जैसे तुम दोनों भूल ही जाती हो। मम्मी जी, आप दोनों तो शुगर फ्री वाली चाय पीते हो, जो कि अलग से बनानी पड़ती है, इसीलिए हम आपके लिए चाय नहीं बनाते और फिर आप खुद ही अपने लिए और पापा के लिए चाय बना लेती हैं। आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप अपने हिसाब से अपने लिए चाय बना लो। अपनी दोनों बहुओं की बातें सुनकर राम प्रसाद जी का दिमाग खराब होने लगा। वो कुछ बोलने ही वाले थे, तभी शारदा जी ने उन्हें रोक दिया। सुनिए जी, हम औरतों के बीच में आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा मैं भी तो देखूं कि आखिर इनके मन में हमारे लिए क्या क्या भरा हुआ है। छोटी बहू और बड़ी बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम अपने लिए चाय बनाती हो तो साथ में हमारे लिए भी तो अलग भगोने में चाय चढ़ा सकती हो। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत तो काम आपको भी करना चाहिए? नहीं तो फिर आपका शरीर पूरी तरह से खराब हो जाएगा और फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा है कि घर में थोड़ा बहुत काम करके फिट रहिए, बड़ी बहू ने कहा। तो शारदा जी बोली, अरे वाह बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों को मेरी सेहत का इतना ख्याल है। मम्मी जी, पिताजी तो रिटायर हो चुके हैं, घर का थोड़ा बहुत काम तो वो भी कर सकते हैं, सुबह की चाय तो वो भी बना सकते हैं। तभी राम प्रसाद जी बोले, बहू, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपनी पत्नी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर तुम लोगों को साथ रहने में इतनी दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, तुम लोग अपने अपने लिए किराए का मकान देख लो और वहीं पर जाकर शिफ्ट हो जाओ। यह सुनकर दोनों बहुओं के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनके ससुर जी ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद अनीता ने कहा, पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में हम आप दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे बहू, तुम लोगों को हमारी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोग सोच लो कि सबको साथ में रहना है या फिर तुम लोगों को अपना अलग से किराए के मकान में रहना है। इसके बाद दोनों के मुंह से कुछ भी नहीं निकला और दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गई। तभी शारदा जी राम प्रसाद जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उनको लगा कि राम प्रसाद जी ने सिर्फ बहुओं को डराने के लिए ऐसा बोला है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। राम प्रसाद जी ने सीरियस होकर कहा था, अब इस बंटवारे की बात को हुए 1 महीना बीत गया था। राजेश ने भी घर में खर्चा देना बंद कर दिया, इसलिए सब कुछ राम प्रसाद जी ही कर रहे थे। राम प्रसाद जी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि घर का पूरा खर्चा वो उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी अच्छी खासी पेंशन आती थी और एफडी में भी ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल रहा था। शारदा जी और राम प्रसाद जी इस बात से खुश थे कि 1 महीने से उनके बच्चों ने बंटवारे की कोई बात नहीं की। एक माता पिता को यही तो चाहिए होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहें। लेकिन पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, उनको तो बस अलग रहने में ही मज़ा आता है। धीरे धीरे करके इसी तरह से 6 महीने गुजर गए। अब शारदा जी की बड़ी बहू सुनीता माँ बनने वाली थी। उसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए थे। सुनीता ने घर के कामों में हाथ बटाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, जिसकी वजह से छोटी बहू अनीता का आए दिन मुंह बन जाता था। कभी कभी तो अनीता इतना गुस्सा हो जाया करती कि घर का सारा काम शारदा जी को करना पड़ता। बच्चा आने की खुशी में शारदा जी घर का पूरा काम कर लिया करती थी, किसी से कुछ भी नहीं कहती। वो तो बस इतना चाहती थी कि घर में शांति बनी रहे, जिसकी वजह से बच्चे पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। सुनीता अपनी प्रेगनेंसी का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रही थी। कुछ दिन बाद उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आ गई। सुनीता की माँ के आने की वजह से छोटी बहू अनीता अपने मायके चली गई। उसने साफ साफ बोल दिया कि वो इस घर की कोई नौकरानी नहीं है,
जो घर के सारे काम करे। अनीता के चले जाने से शारदा जी के ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सुनीता और उसकी माँ दोनों मिलकर शारदा जी को परेशान करने लगी। वो दोनों मिलकर दिन भर शारदा जी को किचन में लगाए रखती, ये बोलकर कोई ना कोई फरमाइश करती रहती कि सुनीता का खाने का मन है। अब शारदा जी को काम करके बहुत थकावट होने लगी थी। एक दिन सुनीता की माँ हॉल में बैठकर चाय पी रही थी और शारदा जी किचन में काम कर रही थी। तभी राम प्रसाद जी ने सुनीता की माँ निर्मला जी से कहा, समधन जी, थोड़ी बहुत शारदा जी की मदद कर दिया करो, वो अकेले घर का सारा काम करके थक जाती है। यह सुनकर निर्मला जी को बहुत गुस्सा आ गया और वो वहाँ से उठकर सुनीता के कमरे में गई। सुनीता लेटी हुई थी और उसका दामाद सुनील ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उन्होंने जाकर सुनील से कहा, दामाद जी, अब क्या आपके घर में मेरी यही इज्जत रह गई है कि मैं इस घर का काम करूंगी? मैं तो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आई थी, इस घर का काम करने के लिए, नौकरानी बनकर नहीं आई। तो सुनील ने कहा, मम्मी जी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? क्या हुआ? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? दामाद जी, आपके पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी माँ के काम करने में मदद कर दिया करूं। अब बताओ भला, मैं यहाँ पर किचन में खड़े होकर काम करूं, ये अच्छा लगता है क्या? अरे मम्मी जी, पापा जी मजाक कर रहे होंगे, आपने तो सीरियस ले लिया। आप परेशान मत हो, मैं पिताजी से बात कर लूँगा। उधर सुनीता भी गुस्से में बोली, हाँ पिताजी से बात कर लीजिएगा, दोबारा मेरी माँ से इस तरह का मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको ये बात अच्छी तरह से समझा देना। सुनील तैयार होकर बाहर हॉल में आया तो शारदा जी ने सुनील से चाय नाश्ता दिया और उसका लंच बॉक्स भी पैक करके दे दिया। तो चाय नाश्ता करते करते सुनील अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आपने सुनीता की माँ से काम करने के लिए कहा था क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ पूरा दिन काम करके थक जाती है, इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि वो थोड़ी सी शारदा जी की मदद कर दिया करें। क्यों, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, आप सठिया गए हैं। क्या कोई अपनी समधन से अपने घर के काम करने के लिए कहता है? सुनील बेटा, मैंने उनसे ये थोड़ी कहा था कि घर का सारा काम वो अकेले करें। मैंने तो बस उनसे ये कहा था कि वो शारदा जी की मदद कर दिया करें। तो उसमें मैंने गलत क्या बोल दिया? तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पूरा दिन वो दोनों डिमांड करती रहती हैं, जिनको पूरा करते करते तुम्हारी माँ के हालात खराब हो जाते हैं। कभी तुमने अपनी माँ की तरफ देखा है? जब से तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हुई है तब से उसकी क्या हालत हो गई है। तुम्हारी सास से मैंने जरा सी हेल्प के लिए क्या बोल दिया? तुम तो मुझसे लड़ने के लिए चले आई, लेकिन जब सुनीता तुम्हारी माँ को परेशान करती है तब तो तुमने उससे कुछ भी नहीं कहा। पिताजी, ये घर माँ का भी है, तो काम करने में उन्हें क्या दिक्कत है? सुनील, तुम गलत बोल रहे हो, ये घर माँ का भी है नहीं, बल्कि ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ का ही है। इस बात को तुम कभी मत भूलना। तभी शारदा जी ने राम प्रसाद जी को शांत करवाया और सुनील गुस्से में तमतमाता हुआ नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। राम प्रसाद जी मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा जमाना आ गया है। बेटे को अपनी सास की चिंता है, लेकिन अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शारदा जी ने राम प्रसाद जी को समझाते हुए कहा, सुनिए जी, मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है तो ये सोचो कि आने वाले उस छोटे से मेहमान का स्वागत हम कैसे करेंगे। शारदा जी की ये बात सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे करके 1 महीना भी गुजर गया और वो दिन भी आ गया जिसका शारदा जी और राम प्रसाद जी को बेसब्री से इंतजार था। सुनीता के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, इसीलिए सुनील उसको लेकर अस्पताल पहुंच गया। वहां पर सुनीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तो अब शारदा जी और राम प्रसाद जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बेटा होने की वजह से
सुनीता की माँ निर्मला जी भी बहुत खुश थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि अब तो मेरी बेटी का इस घर में रौब बढ़ जाएगा। आखिर मेरी बेटी ने इस खानदान को वारिस जो दिया है। 3 दिन के बाद सुनीता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने बच्चे के साथ घर आ गई। शारदा जी और राम प्रसाद जी ने मिलकर घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया था। बच्चे के स्वागत के लिए छोटी बहू अनीता भी घर आ गई थी। सुनीता और सुनील घर के दरवाजे पर अपने बेटे के साथ खड़े थे। शारदा जी ने उनकी नज़र उतारी और फिर आरती करके उनको घर के अंदर आने के लिए कहा। सुनीता घर को इस तरह से सजा हुआ देखकर बहुत ही खुश थी। अपनी माँ की तरह उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का घमंड आ गया था कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। लगभग 1 हफ्ते के बाद सुनीता की माँ ने अपने घर वापस जाने के लिए कहा तो सुनील बोला, अरे मम्मी जी, इतनी क्या जल्दी है, चले जाइएगा आराम से, अभी तो आप कुछ दिन अपने नाती के साथ खेलिए। नहीं नहीं दामाद जी, अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे पिताजी परेशान हो रहे होंगे। 2 महीने से मैं यहाँ पर हूँ, अब तो मुझे जाना ही होगा। राम प्रसाद जी मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। चलो अच्छा हुआ, ये जब यहाँ से जाएगी तो मेरी शारदा का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। जाते समय निर्मला जी ने राम प्रसाद जी से कहा, अच्छा भाई साहब, मेरी बेटी ने इस घर का वारिस दिया है, इसीलिए उसको हमेशा पलकों पर बिठाकर रखना। तो शारदा जी ने कहा, अरे समधन जी, बेटा हो या बेटी, हमारे लिए तो दोनों एक समान होते हैं। ये सुनकर निर्मला जी मुंह पिचकाते हुए अपने घर वापस चली गई। छोटी बहू अनीता के आ जाने से शारदा जी को बहुत ही आराम मिल गया था। इस बार राम प्रसाद जी ने महसूस किया कि अनीता बहुत ही शांत रहती है, जरूर कोई ना कोई बात है। राम प्रसाद जी ने ये बात शारदा जी से भी कही तो शारदा जी बोली, हाँ मैंने भी महसूस किया है कि छोटी बहू इस बार थोड़ा शांत रहती है। शारदा जी ने उससे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन अनीता ने उनको कुछ भी नहीं बताया। दरअसल इस बार जब अनीता अपने मायके गई थी तो उसकी भाभी कोई भी काम नहीं करती थी और उसके माँ की तबीयत भी खराब थी, जिसकी वजह से घर का सारा काम अनीता को ही करना पड़ता था। तब उसे एहसास हुआ कि माँ जी तो काम करने में उसकी कितनी मदद कर दिया करती थी, फिर भी वो उनको कितना कुछ सुना दिया करती थी। यहाँ पर तो घर का सारा काम भी करती हूँ और किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। एक तरीके से अनीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अनीता को तो अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन इधर सुनीता को ऐसे लगने लगा कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए उसकी देवरानी उससे दब गई है। अब वो घर में जब भी कोई काम होता तो अपने बेटे मोनू को लेकर अपने कमरे में बैठी रहती, और जैसे ही काम खत्म होता और शारदा जी अपने रूम में आराम करने के लिए जाती तो सुनीता उनको अपने बेटे को देकर अपने रूम में आ जाती। शारदा जी को आराम करने का समय ही नहीं मिलता था, इसीलिए अनीता ने अब घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो पूरी कोशिश करती कि माँ जी को ज़्यादा काम ना करना पड़े। ये देखकर राम प्रसाद जी भी बहुत खुश थे। धीरे धीरे करके मोनू 6 महीने का हो गया था। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी उनके छोटे बेटे राजेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ पिताजी, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना बेटा, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? पिताजी, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, इसलिए अब मुझे और अनीता को दिल्ली में शिफ्ट होना है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। ये सुनते ही शारदा जी बहुत उदास हो गई। धक्का तो राम प्रसाद जी को भी लगा था, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। कोई बात नहीं बेटा, नौकरी है तो ये सब तो लगा ही रहता है। तुम खुशी खुशी दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। 1 हफ्ते के बाद अनीता और राजेश दिल्ली शिफ्ट हो गई तो इधर फिर से शारदा जी के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन अब राम प्रसाद जी ने भी फैसला कर लिया था कि उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन मोनू राम प्रसाद जी के पास खेल रहा था, वहीं पर शारदा जी भी बैठी थी। तभी सुनीता आई और बोली, माँ जी,
खाना बन गया है क्या? बहुत तेज भूख लगी है। तो राम प्रसाद जी ने कहा, नहीं बहू, शारदा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अभी तक खाना नहीं बनाया। एक काम करो मोनू, हम दोनों के पास खेल रहा है, तुम जल्दी से जाओ और हम सबके लिए खाना बना लो। ये सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, पिताजी, मुझे तो मम्मी जी बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं। अब आप ही बताओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और खाना बनाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तब तक मैं भूखी बैठी रहूँगी क्या? बहू, एक काम करो, तुम जल्दी से खिचड़ी बना लो, आज हम वही खा लेंगे। तुम शाम को फिर टाइम से खाना बना लेना। क्या पिताजी, शाम को खाना मैं बनाऊँगी, और अगर खाना मैं बनाऊँगी तो फिर मोनू को कौन संभालेगा? बहू, तुम मोनू की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मोनू को तो अकेले मैं ही संभाल लूँगा। वैसे भी मोनू तुम्हारे पास रोता रहता है, हमारे साथ देखो कितना खुश रहता है। यह सुन सुनीता बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई और जल्दी से खिचड़ी बना दी और अपने लिए लेकर अपने रूम में चली गई। तो शारदा जी भी अपने लिए और राम प्रसाद जी के लिए खिचड़ी निकाल कर ले आई और आराम से बैठकर खिचड़ी खाने लगी। तब तक मोनू भी वहीं पर आराम से लेटा रहा। खिचड़ी खाने के बाद राम प्रसाद जी ने कहा, शारदा, बहू ने भी खाना खा लिया होगा, अब तुम मोनू को उसको देकर आ जाओ, वो उसी के पास सो जाएगा। शारदा जी अपने पोते को देने के लिए जब बहू के पास गई तो सुनीता ने गुस्से में कहा, इसको अपने पास नहीं सुला सकती थी क्या? जरा सा भी चैन नहीं है इस घर में। शारदा जी मन ही मन में सोच रही थी कि अभी तक तो घर का सारा काम मैंने और छोटी बहू ने किया था, बड़ी बहू ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। जब से उसके पेट में मोनू आया तभी से उसने घर का सारा काम छोड़ दिया था। आज खिचड़ी क्या बना दी, कैसे ताने कस रही है। मैंने तो आज तक उसे कभी कुछ नहीं कहा, सारा काम चुपचाप कर लिया करती थी। जब संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तो सुनीता बहू सबसे आगे आ जाती है, लेकिन जब घर के काम करने की बारी आती है तो सबसे पीछे हट जाती है। इस तरह से कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो सुनीता बहू को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। मेरा भी शरीर अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है तो उसे तो काम करना ही पड़ेगा। वैसे भी सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है, झाड़ू पोछा बर्तन तो काम वाली करती है। शारदा जी ने अपने मन को शांत किया और अपने कमरे में चली गई। राम प्रसाद जी भी शारदा जी का इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ जी, आप सोए नहीं अभी तक? हाँ शारदा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? शारदा, अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सारे काम बड़ी बहू खुद करेगी और मोनू को हम दोनों मिलकर संभालेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? घर का काम करने में भला क्या दिक्कत है? तभी राम प्रसाद जी ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी कोई भी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? जब मैं मना कर रहा हूँ तो मेरी बात सुनो। आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी, और अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। शारदा जी को उनकी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो उनके सामने कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। शाम के 5 बज गए थे। शारदा जी उठी और रसोई में चाय बनाने चली गई। अपने लिए और राम प्रसाद जी के लिए उन्होंने कप में चाय डाली और अपने रूम में जाते हुए बड़ी बहू को आवाज़ दे दी, बड़ी बहू, चाय बन गई है, ले लो आकर। तो सुनीता बड़बड़ाते हुए बाहर आई और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। शारदा जी ने रात का खाना नहीं बनाया, इसीलिए खाना सुनीता को ही बनाना पड़ा। पर अब सुनीता मन ही मन में काम न करने की योजना बनाने लगी और शाम को खाना बनाने के टाइम पर मोनू को लेकर ये कहकर बाहर निकल जाती कि मैं थोड़ा मोनू को बाहर घुमा लाती हूँ। शारदा जी उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन राम प्रसाद जी सब कुछ नोटिस कर रहे थे। अगले दिन राम प्रसाद जी ने सुनीता से कहा, बहू, तुम खाना पीना बना लो, मोनू को मैं और उसकी दादी घुमा लाएंगे। सुनीता को अपना ये प्लान भी फेल होता हुआ नजर आया। एक दिन मोनू आराम से शारदा जी के साथ खेल रहा था। शारदा जी को
बाथरूम जाना था। उन्होंने सुनीता को कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल कर नहीं आई और राम प्रसाद जी घर पर नहीं थे। अब शारदा जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने मोनू को बेड पर लेटा दिया और बाथरूम चली गई। मोनू लुढ़कते हुए बेड के किनारे पर आ गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जब तक शारदा जी आई तब तक उधर सुनीता भी आ गई थी। उसने शारदा जी को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आपसे मोनू को संभाला नहीं जाता तो फिर मोनू को अपने पास क्यों रखती हैं? आराम से घर के काम क्यों नहीं करती? मैं मोनू को संभाल लूँगी। बहू, मैंने तो कई बार तुम्हें आवाज़ लगाई थी पर तुम नहीं आई। मम्मी जी, एक तो आप गलती करती हैं और ऊपर से अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा दोष मेरे ऊपर डाल रही हैं। बहू, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, इसमें गलती तो तुम्हारी भी है। अगर तुम आ जाती तो ये सब नहीं होता। बुढ़िया, बहुत ज़्यादा जुबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी। कहते हुए सुनीता शारदा जी के ऊपर हाथ उठा ही दिया था, लेकिन राम प्रसाद जी ने बीच में ही पकड़ लिया। बड़ी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शारदा जी पर हाथ उठाने की? मैंने गेट के पीछे खड़े होकर तुम्हारी सारी बकवास सुनी है। एक तो गलती करती हो और ऊपर से फिर हमारे ऊपर रौब जमाती हो। सुनील भी ऑफिस से घर आ गया था। जब उसने अपने पिताजी की ऊंची आवाज़ सुनी तो वो भी उनके ऊपर ही भड़क उठा। पिताजी, आप इस तरह से सुनीता से कैसे बातें कर सकते हैं? अरे वाह बेटा, तुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं तुम्हारी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ, लेकिन तुझे ये दिखाई नहीं दिया कि उसने तुम्हारी माँ के ऊपर हाथ उठाया। इसकी हिम्मत कैसे हुई शारदा जी के ऊपर हाथ उठाने की? उस दिन जब शारदा जी घर से बाहर गई थी तब तुम दोनों मुझसे संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहे थे ना? तो अब देखो, मैं करता हूँ संपत्ति का बंटवारा। तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं मुझे बताओ, क्योंकि जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तुमने आज तक घर में 1 रुपया भी खर्च के लिए नहीं दिया। सारा खर्चा तो घर का मैंने ही उठाया है। तभी सुनीता बोली, पिताजी, आपको उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं उससे क्या मतलब है? वो पैसे तो उन्होंने खुद कमाए हैं ना, तो उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बहू, एक बात बताओ, तुम्हें मेरी संपत्ति में अपना हिस्सा क्यों चाहिए? क्योंकि ये सारी संपत्ति मैंने कमाई है, इसमें सुनील का कुछ भी नहीं है। जब सुनील के पैसों पर मेरा हक नहीं है तो फिर मेरी संपत्ति पर सुनील का हक कैसे हो सकता है? और तुम दोनों ये बार बार जिस संपत्ति के बंटवारे की बात करते हैं वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सुनील, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुम लोगों को इस घर में रहने से दिक्कत हो रही है तो तुम अपने लिए किराए का मकान ढूंढ लो। तुम्हारी माँ की वजह से मैं शांत हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास 5 दिन का समय है, अपने लिए किराए का मकान ढूंढो और इस घर से निकल जाओ। शारदा जी ने राम प्रसाद जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम प्रसाद जी ने सुनील और सुनीता को अपना फैसला सुना दिया। शारदा जी अपने पोते मोनू से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपने पोते को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। उनकी जान बसती थी उसमें, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। सुनील ने 5 दिन में ही किराए का मकान देख लिया और वहाँ शिफ्ट हो गया। शारदा जी का घर में मोनू के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और कहीं ना कहीं इसकी वजह वो अपने पति राम प्रसाद जी को मानती थी। राम प्रसाद जी शारदा जी की तकलीफ समझ रहे थे, लेकिन वो भी मजबूर थे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे बहू 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, राम प्रसाद जी ने अपने छोटे बेटे बहू को सब कुछ बता दिया था। इसलिए शारदा जी का मन हल्का करने के लिए वो छुट्टी लेकर आ गई। इसी बीच छोटी बहू ने उन्हें बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो राम प्रसाद जी और शारदा जी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। छुट्टी पूरी हुई तो बेटे बहू दिल्ली चले गई। क्या हुआ जी, किन ख्यालों में खोए हुए हैं? शारदा जी की आवाज़ सुनकर राम प्रसाद जी अपने अतीत से वर्तमान में लौटे। हाँ, क्या हुआ शारदा? अरे भाई, चाय पी लीजिए, कब से आवाज़ दे रही हूँ। सॉरी शारदा, मेरा ध्यान कहीं और था।
हाँ, वो तो मुझे भी पता है जी। इधर सुनीता और सुनील का रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। मोनू की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। सुनीता ने कई बार अपनी माँ को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी माँ निर्मला जी ने घर में बहुत काम है ये कहकर बात को टाल दी। जब घर का काम और मोनू की जिम्मेदारी सुनीता पर पड़ी तो उसको भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। 2 दिन के बाद मोनू का जन्मदिन था। शारदा जी और राम प्रसाद जी हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। शारदा जी के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी कि वो आज के दिन मोनू को बहुत मिस कर रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजी और शारदा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो गेट के बाहर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गई। शारदा जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई उनका सपना है, क्योंकि गेट के बाहर उनके बड़े बेटे बहू और छोटे बेटे बहू दोनों ही खड़े थे। सुनीता की गोद में था उनका लाडला मोनू। शारदा जी हैरान होकर ये नज़ारा देख रही थी। तभी सुनीता ने कहा, मम्मी जी अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? तो शारदा जी ने झट से मोनू को अपनी गोद में ले लिया और सबको घर के अंदर ले आई। राम प्रसाद जी ने जब सबको घर के अंदर देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छुपा लिया। शारदा जी ने मोनू को राम प्रसाद जी के हाथों में देते हुए कहा कि तुम सब बैठो, मैं सब लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तो सुनीता सोफे से उठते हुए बोली, मम्मी जी आप मोनू के साथ खेलिए, चाय नाश्ता मैं लेकर आती हूँ। तभी छोटी बहू भी उठ गई, मम्मी जी मैं भी दीदी की मदद कर देती हूँ। ये सब देखकर राम प्रसाद जी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही दोनों बहुएं हैं जो शारदा जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। शाम को मोनू का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे। अगले दिन राम प्रसाद जी ने सबको हॉल में बिठाया और बोले, तुम लोग बार बार संपत्ति के बंटवारे की बात करते थे ना, इसलिए मैंने आज सोच लिया है कि आज मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा। यह सुनकर सुनील और सुनीता ने राम प्रसाद जी के पांव पकड़ लिए। प्लीज़ पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें कोई बंटवारा नहीं चाहिए, हम तो बस आपके साथ रहना चाहते हैं। कहते हुए दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। राम प्रसाद जी समझ गए थे कि दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। उन्होंने शारदा जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी बच्चों को माफ़ कर देने का इशारा किया। तो राम प्रसाद जी ने अपने दोनों बच्चों को माफ़ कर दिया और इस तरह से फिर से पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।